ओके जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का, जिसमें हमने लीनियर सिस्टम के सॉल्यूशंस देखते हैं कि किस तरह का सिस्टम हो, हमने सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करना है। उसके लिए पहले हमने होमोजीनियस सिस्टम लिया है, फिर हम नॉन होमोजीनियस भी लेंगे, फिर कुछ अपनी रियल लाइफ से एप्लीकेशंस भी लेंगे इसकी, ये किस तरह से वर्क करता है। ओके जी, अब सबसे पहले है कि होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है। A set of linear equation is said to be homogeneous if Ax equal to 0, where A is an m by n matrix and 0 is 0 vector or matrix in Rm. Ax equal to 0 का मतलब है, हम पहले मैट्रिक्स इक्वेशन पढ़ी है Ax equal to b वाली, ठीक है। जब हम सिस्टम को मैट्रिक्स शक्ल में रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास Ax equal to b की फॉर्म बनती है, जिसमें a कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है, x वेरिएबल्स होते हैं और इक्वल में जो वैल्यूज होती हैं उनको हम b कहते हैं। तो होमोजीनियस में b की जगह पर कुछ नहीं होता, जीरो जीरोज होते हैं। सिर्फ हमारे पास क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं और इक्वल टू 0 होता है। उस सिस्टम को क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। So such system contains only zero solution which is called trivial solution. ठीक है, ऐसे सिस्टम के सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो जीरो ही होता है, ठीक है, जो अंडरस्टूड है, आना ही आना होता है। लेकिन हम ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करने के चक्रों में होते हैं कि हमें कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाए, यानी कि जीरो के अलावा हमें कोई सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। सो बट वी मस्ट चेक वेदर देयर इज नॉन ट्रिवियल, यानी कि अदर देन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट आर नॉट। अगर तो एग्जिस्ट करता है हम वही फाइंड करते हैं, हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन से कोई कंसर्न नहीं है। वो तो नजर ही आ रहा होता है कि सारे वेरिएबल्स जीरो जीरो ले लेंगे, इक्वेशंस में पुट करेंगे तो आंसर तो जीरो जीरो, यानी कि उसको सेटिस्फाई करता जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम उसको सेटिस्फाई करता जाएगा। लेकिन हमें चाहिए है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नोट करें जी, द होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन Ax equal to 0 has non-trivial solution if and only if the equation has one free variable. वन फ्री वेरिएबल का मतलब है कि जितने हमारे पास वेरिएबल्स हों उतनी इक्वेशंस नहीं होती, या फिर इक्वेशंस उतनी स्टार्ट में हमें गिवन है, लेकिन जैसे ही हम उसको रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में लेके जाते हैं तो एक रो सारी की सारी जीरो हो जाती है। तो सारी रो जीरो होने से एक वेरिएबल फ्री हो जाता है, ठीक है। और वो फ्री हम कौन सा करते हैं, लास्ट वाला करते हैं। जैसे x1 x2 x3 हो तो इनमें से अगर एक रो जीरो हो जाती है सिस्टम की, जैसे ये सिस्टम है, इसकी कोई एक रो जीरो हो जाती है रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनाते बनाते, तो हम लास्ट पे ले जाएंगे ना उसको, तो लास्ट वाली हमें लास्ट वेरिएबल को फ्री करवा देगी। ओके जी, अब हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम है। यहाँ से भी आप देख लें कि हर इक्वेशन जीरो के इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर विच वी फर्स्ट राइट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और उसके बाद हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल में इसको लिखा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि कोफिशिएंट का मैट्रिक्स और साथ जो इक्वल में होता है बी मैट्रिक्स, यहाँ पर जीरो है, सो ए के साथ जीरो का भी हमने कॉलम मिलाया, तो ये हमारे पास बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये 3 5 -4 -3 -2 4 6 1 -8 कहाँ से आए हैं, ये हमारे पास ये इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं। ओके जी, अब हमने सारे वो वाले ऑपरेशन यूज किए जो इसको रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में लेके जाते हैं। तो सबसे पहले वाला ऑपरेशन हमने क्या लगाया कि फर्स्ट वाली एंट्री हमने यहाँ अभी वन, सम टाइम ऐसा होता है कि वन बनाना जरूरी नहीं रहता, वैसे वन बना लें तो इजी रहता है, लेकिन वन बनाना जरूरी नहीं रहता। जैसे इस केस में कि हमें लीडिंग एलिमेंट नॉन जीरो चाहिए, उसके नीचे जीरोस बनाने हैं, तो इस 3 के साथ ही ये वाला 3 जो माइनस का है ऐड करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। और 6 भी जीरो करने के लिए हम इस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 6 में ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जीरो बन जाएगा। तो इसलिए अभी यहाँ पे 3 की जगह पर हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी।
बिलफर्ज आप बनाने की कोशिश भी करते हैं तो यहाँ पे 5/3 आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शन में चले जाएंगे। तो फ्रैक्शन को ज़रा डील करना ज़्यादा टाइम लेता है और एफर्ट भी ज़्यादा लगती है। तो अगर आप इस तरह से कर सकें कि बगैर 1 बनाए भी आपके नीचे नीचे ज़ीरोज़ बन रहे हैं, तो भी आपका क्वेश्चन ठीक है। ओके जी, हमने क्या किया, सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री 0 बनानी थी, तो हमने R2 को R1 में ऐड कर दिया, ठीक है। R2 को R1 में ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी एंट्री बन गई, 0 बन गई। उसके बाद -2 + 5 किया तो हमारे पास आ गया 3। फिर +4 -4 किया, यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन गया, 0। और ये ऑलरेडी 0 0 है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट वाली रो में यहाँ भी एंट्री 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें R3 को ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सारे स्टेप्स किए हुए हैं। R1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली रो आ गई, उसमें हम ऐड करेंगे R3 जो कि हमारे पास ये है। ये दोनों को ऐड करने के बाद R3 कन्वर्ट हो गई 0 -9 0 0 में, ये हमारे पास बन चुकी है। उसके बाद आप देखें कि इस 3 को भी हम 1 ना भी बनाएं तो इसको यूज करते हुए -9 की जगह पे 0 आ जाएगा। ऊपर वाले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी कि सेकंड रो का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट 3 है। यहाँ भी हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बना सकते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है। 3 पे डिवाइड करके आप इसको कर सकते हैं, फ्रैक्शन से बच भी सकते हैं। बिलफर्ज नहीं भी करते तो हम इस तरह से करेंगे, R2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें R3 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। ओके जी, अब इसको एशेलन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया हुआ है कि हर लीडिंग एलिमेंट के नीचे हमने जीरोस बना लिए। इसको रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या किया, सेकंड रो का जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है उसके ऊपर भी 0 बनाने थे, वो हमने 0 बना लिया। वैसे सोल्यूशन में अगर आप ये ना भी करें, रिड्यूस एशेलन फॉर्म तक ना भी जाएं तो भी सोल्यूशन आ जाते हैं, ठीक है। बहरहाल हमने रिड्यूस एशेलन फॉर्म इसकी बना ली। यहाँ तक पहुंच के आप देखें, एशेलन फॉर्म में ही हमने देख लिया था कि लास्ट वाली सारी की सारी रो 0 हो चुकी है। हमारे पास वेरिएबल्स थे 3, x1, x2, x3, लेकिन एशेलन फॉर्म में पहुंचकर हमारे पास नॉन जीरो रो सिर्फ 2 बची हैं, 3 नहीं बची। तो थर्ड वाली रो हमारा जो लास्ट वाला वेरिएबल है उसको क्या बना देगा, फ्री वेरिएबल बना देगा। तो अब इसमें हमारे पास x3 क्या बन चुका है, फ्री वेरिएबल बन चुका है, ठीक है। अब हम इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, यहाँ पर भी कुछ आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 1 बन जाता है, उसके ऊपर भी हम 0 बना लेते हैं, फिर इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होता है। ओके, गॉट इट, कि जब तक एक रो 0 नहीं हो जाती तब तक हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलता। Okay, जी. Since all entries in R3 are 0, therefore x3 is free variable. The reduced form implies that जो हमारे पास reduced शक्ल बनी है, इसमें 3x1 plus 0x2 minus 4x3 equal to 0, ये हमारे पास इक्वेशन ही होती है, उनके कोफिशिएंट रिड्यूस हो जाते हैं। ये x1 का होता है, ये x2 का होता है, ये x3 का होता है, और ये इक्वल के साथ, ठीक है, इक्वल के साथ यहाँ पे जो एंट्रीज होती है वो इक्वल के साथ आती हैं। सेकंड रो में हमारे पास x1 0 हो चुका है, x2 1 है और x3 की जगह पे 0 है। तो देखिए ये सेकंड रो हमने लिखी, लास्ट वाली रो तो वैसे ही 0 इक्वल टू 0 हो गया, जिससे हमारे पास x3 फ्री हो गया। ओके जी, सो दिस इम्प्लाइज दैट फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से हमने 3x इक्वल टू 4/3x, x1 इक्वल टू 4/3 x3 फाइंड कर लिया। x1 की वैल्यू इन टर्म ऑफ x3 आ गई, और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। ये x1 इन टर्म ऑफ x3 आया है, x3 क्या था, फ्री वेरिएबल था। ओके जी, नाउ द सॉल्यूशन इज x1 x2 की वैल्यूज क्या आई हैं, ठीक है, x1 x2 x3 की वैल्यूज क्या है,
आई हैं, दैट इज द सोल्यूशन। x1 हमने अभी निकाला 4/3 x क्यूब है, x2 हमारा क्या हो चुका है, ये 0 हो गया था, और x3 फ्री वेरिएबल है, फ्री वेरिएबल आपने एज इट इज लिख देना है। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से x3 कॉमन निकाल लें, ठीक है। सो 4/3 0 और 1, और x3 हमारे पास बाहर एज आ वेरिएबल, फ्री वेरिएबल आ गए। So hence the solution is x3 into v, where v is 4/301, इसकी वेटेज कह लें या ये लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में हमने उसको लिख दिया। So this is the required non-trivial solution of the homogeneous system। ठीक है, ये हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम था और आगे इसका ये हमने सोल्यूशन निकाल दिया, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए जब हम एशेलन फॉर्म में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक रो सारी की सारी 0 होगी, जिससे लास्ट वाला वेरिएबल फ्री हो जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होगा हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। फिर ऐसे सिस्टम का जिसमें एक रो नॉन जीरो नहीं बनती, सॉरी 0 नहीं बनती, नॉन जीरो रहती हैं, तीनों की तीनों, ये 4 हैं, चारों की चारों नॉन जीरो रहती हैं, तो उस सिस्टम का हमारे पास सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं होता। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, सिंगल लीनियर इक्वेशन है दैट कैन बी ट्रीटेड एज वेरी सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखिए सिंगल इक्वेशन को हम कह रहे हैं सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कैसे ये भी हम देखेंगे। डिस्क्राइब आवर सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम 10x1 minus 3x2 minus 2x3 equal to 0। इक्वेशन 1 है और यहाँ हम कह रहे हैं कि होमोजेनियस सिस्टम का सोल्यूशन निकालें। तो किस तरह से हम देख लेते हैं। फॉर सिंगल इक्वेशन नो नीड टू राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, जब सिंगल इक्वेशन होगी तो हमें उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। First, the general solution for basic variable x1 in terms of other two variables x2 and x3 as free variable। ठीक है, जो वेरिएबल इसमें गिवन है उसमें एक आप बेसिक बना लें। यहाँ पे हमने x1 को बेसिक बनाया है, आप x2 को बेसिक बना सकते हैं, x3 को भी बेसिक बना सकते हैं। तो x1 को बेसिक बनाने पर x2 और x3 हमारे क्या हो गए, फ्री वेरिएबल हो गए। जब हम x2 को बेस बनाएंगे तो x1 और x3 हमारे फ्री वेरिएबल हो जाएंगे, और अगर हम बेसिकली x3 को ही बेस वेरिएबल बना लेते हैं तो फिर x1 और x2 हमारे फ्री वेरिएबल हो जाएंगे। ओके जी, यहाँ हमने बनाया x1 को फ्री वेरिएबल, तो इक्वेशन से ही x1 हमारे पास क्या आएगा, ये 10x1 को मैंने इधर ही रहने दिया, बाकी दोनों वैल्यूज दूसरी साइड पे गई, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस की हो गई, जो प्लस की हुई है, साथ ही x1 के साथ जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके हो गया डिवाइड, तो 3/10 x2 प्लस 2/10 x3 हो गया। x1 in term of x2 and x3 हमने फाइंड कर लिया। देन द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन में हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हैं x1 x2 एंड x3। x1 तो हमारा इन टर्म ऑफ x2 एंड x3 हमने फाइंड कर लिया, x2 फ्री वेरिएबल एज इट इज, x3 फ्री वेरिएबल एज इट इज, हमने पहले देखा जो फ्री वेरिएबल होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो फिर ये मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी है कि जब उसमें एक रो या एक कॉलम में एडिशन का साइन हो तो हम उनको सेपरेट उतने ही मैट्रिसेस की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहली टर्म ली x2 के साथ और इधर से ये x2 ले लिया, यूं समझ लें कि यहाँ पे x2 के साथ प्लस 0 x3 था और इधर x3 के साथ प्लस 0 x2 था। पहले हमने x22 वाली टर्म्स अलग कर ली, x2 के साथ हमने मैट्रिक्स किया, उसके बाद प्लस साइन, फिर x33 ले लिए, सेकंड वाले में x3 की जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, देखें पहला मैट्रिक्स जो हमने x2 के साथ लिखा है तो यहाँ से 3/10 x2 आ गया, सेकंड रो में हमारे पास x2 मौजूद था, थर्ड रो में x2 मौजूद नहीं है, इसकी जगह पे हमने 0 लगा दिया, प्लस अब सेकंड मैट्रिक्स का हमने x3 की शक्ल में लिखा, 2/10 x3 आ गया, सेकंड रो में x3 मौजूद नहीं है, वहां पर 0 आ गया, और थर्ड रो में x3 है इट इज है, इस तरह से ही आ गया। फर्स्ट मैट्रिक्स में से x2 कॉमन निकलेगा, तो ये हमारे पास आ गया है x इक्वल टू x2 कॉमन के साथ 3/10 1 0 प्लस सेकंड वाली मैट्रिक्स में से x3 कॉमन,
So x3 into 2 by 10, 0 and 1. So this is the solution in form of linear combination. यह हमने linear combination पहले पढ़े हैं. So we can find the other similar solutions by choosing basic variables x2 and x3. मैं पहले explain कर चुकी हूँ कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं. देखिए सिंगल इक्वेशन के साथ हमने ये सॉल्यूशन निकाला. देखने को हम कहते हैं कि सिंगल इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये लीनियर अलजेब्रा ने हमें इसका भी सॉल्यूशन दे दिया. ओके जी. नाउ नॉन होमोजीनियस सिस्टम. इससे पहले हमने होमोजीनियस सिस्टम पढ़ा था. अब हमारे पास क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम. नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें ax इक्वल टू यहाँ पे 0 नहीं होता, कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट्स वैल्यूज होती हैं, कोई क्या होती हैं? वैल्यूज होती हैं. सो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं. डिस्क्राइब ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ax इक्वल टू b वेयर कोफिशिएंट का मैट्रिक्स गिवन है और b मैट्रिक्स गिवन है. यहाँ इक्वेशंस नहीं दी, डायरेक्टली हमें मैट्रिसेस फॉर्म में ये सिस्टम दे दिए हैं, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स. इन दोनों से हम क्या बनाएंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ये हमने बना लिया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. अब इसमें हमने वो सारी रो ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है जो इसको रिड्यूस एशेलन फॉर्म में लेके जाएंगे. अब यहाँ पर मैंने वो सारी स्टेप्स स्किप किए हैं, इसको रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म की शक्ल में डायरेक्टली ले आई हूँ. तो जो हमारे पास बनी है 1 0 -4/3 -1, फिर 0 1 0 2, सेकेंड रो थर्ड रो सारी की सारी क्या हो गई है? 0 हो गई है. अगर आप देखें ये वाला सिस्टम, ये जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, ये वही वाला है जो हमने होमोजीनियस में लिया था. यहाँ हमने नॉन होमोजीनियस में भी वही कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिया है, बस बी मैट्रिक्स की जगह पे 0 की बजाय हमने वैल्यूज ले ली. उन वैल्यूज के साथ भी ये हमारे पास लास्ट वाली रो 0 हो चुकी है. सारी रो क्या हो गई है? 0 हो चुकी है. ओके जी. फर्स्ट रो से हमने ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी, सेकंड रो से हमने ये सेकंड इक्वेशन लिखी, और थर्ड रो तो हमारे पास वैसे ही 0 है. यहाँ से हमारे पास x1 क्या आया? 4/3, x3 -1, x2 2 है, और x3 कहाँ जाएगा? x3 इज फ्री वेरिएबल. इसमें भी ऐसे केस में भी हमारे पास x3 क्या हो गया? फ्री वेरिएबल हो गया. नाउ द सॉल्यूशन इज, अब x के साथ 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, x1 x2 x3. x1 का ये आंसर आया है, x2 का ये है, x3 फ्री वेरिएबल था, एज इट इज आ गया. इसको भी हमने दो मैट्रिसेस की फॉर्म में सेपरेट किया. पहले हमने कांस्टेंट्स लिए, यानी कि 2 के साथ 0 x3 ऐड हो रहा है और x3 के साथ 0 ऐड हो रहा है. तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वेरिएबल के बगैर, इसके साथ हमने एक मैट्रिक्स को अलग किया और दूसरे को x3 के साथ हमने सेपरेट किया. सेपरेट करने के बाद -1 2 0 ये फर्स्ट वाला बना, और सेकंड वाले मैट्रिक्स में से x3 कॉमन निकला, तो ये हमारे पास बन गया. ओके जी. अब ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स आया है, इसको अगर हम P से डिनोट कर दें, ये x3 एज इट इज है और इस मैट्रिक्स को हम V कह दें, तो ये शक्ल हमारे पास बनती है x इक्वल टू P प्लस x3V. और राइटिंग T एज जनरल पैरामीटर, यानी कि जो x3 है जो हमारा फ्री वेरिएबल था, उसको आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, बल्कि आगे सिस्टम में हमें चेंज करना ही पड़ेगा. हम x3 को x3 ही नहीं रहने देंगे, T U V W जो भी हमने चूज करना है वो हम चूज करेंगे. यहाँ हम T ले रहे हैं एज अ जनरल. So solution is x equal to p plus tv. अब ये solution किस शक्ल में है? a x equal to b का solution इन पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म में है. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है ये हमारे पास solution. तो समटाइम ये आता है कि find the solution of the following system of linear equations and write it in parametric vector form. तब आपने इस तरह से करना होगा, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आया, जो फ्री वेरिएबल के बगैर है, उसको हम कहेंगे p, फिर प्लस साइन, और जो फ्री वेरिएबल के साथ वाला है, फ्री वेरिएबल की जगह पे हम t ले लेंगे, और जो उसके साथ है उसको हमने v का नाम दे दिया. तो इस तरह से ये हमारे पास सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म में
आ गया है। Okay, here is exercise. Each of the following equation determine a plane in R3. Do the two planes intersect? If so, describe the intersection of two planes. ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं और ये होमोजीनियस सिस्टम है। तो इसमें यूं समझ लें कि फ्री पैरामीटर पहले ही उन्होंने दे दिया, जो कि आपने x3 को चूज करना है। बहरहाल आप इसको सॉल्व करेंगे। x3 जो भी इसमें फ्री वेरिएबल बनता है वो बनने के बाद इसका सॉल्यूशन आपने इस शक्ल में ले आना है, जैसे अभी हमने p प्लस tv की शक्ल में निकाला है। यहाँ से ही हमें उसका इन प्लेन्स का इंटरसेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद एक हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। एक इक्वेशन गिवन है, ये सेम अभी हमने एग्जांपल की इन पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म। तो इसका सॉल्यूशन हमने किस में लिखना है? पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये आप लोग नोट कर लें, इसको करना है। उसके बाद एक्सरसाइज है 1.5 जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 और 15 एंड 16 यूज करने हैं, आपने सॉल्व करने हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर सिस्टम्स। एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर सिस्टम से पहले आपके कोई क्वेश्चन हैं तो वो पूछ लें मुझसे। चलिए जी, आगे हमारे पास एप्लीकेशंस हैं लीनियर सिस्टम की, और सबसे पहले हम ले रहे हैं होमोजीनियस सिस्टम इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमारे पास लीनियर सिस्टम किस तरह से होंगे और हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। सपोज एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द coal, electric power and steel sectors, and the output of each sector is distributed among the various sectors as shown in the table. अब इसमें ये इस शक्ल में जो है कॉलम की फॉर्म में ये हमारे पास ये आउटपुट है। कॉलम की शक्ल में हमारे पास क्या है? आउटपुट। इसी को अगर हम रो की शक्ल में पढ़ें इस साइड से, जैसे ये कोल, इलेक्ट्रिक और स्टील, रो की शक्ल में ये हमारे पास ये हमारी क्या है? ये हमारी डिमांड्स हैं। ठीक है, इतना हमने डिमांड किया और हमारे आउटपुट क्या आ रहे हैं। यानी कि इसी टेबल को अगर हम कॉलम वाइज पढ़ें तो वो हमारे क्या होंगे? आउटपुट होंगे, और अगर हम रो वाइज पढ़ें तो वो हमारी क्या है? डिमांड्स हैं। ओके जी, इफ पॉसिबल फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइसेस दैट मेक ईच सेक्टर्स इनकम मैच इट्स एक्सपेंडिचर। हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि जितना उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, जितने वो खर्च कर रहे हैं, उनके आउटपुट भी उसी तरह से आए और उनका जो सिस्टम है वो चलता रहे। सो फर्स्ट वी डिनोट, हम इनकी वैल्यूज के नाम रख लेते हैं कि कोल प्राइस पीसी है, इलेक्ट्रिक की प्राइस पीई है और स्टील की प्राइस पीएस है। अब यहाँ से कोल रो से फर्स्ट इक्वेशन हम बनाएंगे। कोल प्राइस का हमने नाम क्या रखा हुआ? पीसी इक्वल, ये क्या बन गया? पीएस प्लस पीई प्लस पीसी। यहाँ से ये हमारे पास इक्वेशन बनी है 0.4 पीई प्लस 0.6 पीएस प्लस 0 पीसी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये सारी वैल्यूज इधर ले आए या पीसी को इधर ले जाए, इक्वल टू 0 बन गया। तो यहाँ से ये हमारे पास पीसी माइनस 0.4 पीई माइनस 0.6 पीएस इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गई। इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन पीई इक्वल 0.2 पीएस प्लस 0.1 पीई प्लस 0.6 पीसी निकाला। थर्ड से भी हमने थर्ड इक्वेशन निकाली। ये हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। सो दिस इज द होमोजीनियस सिस्टम। इसमें एक और बात है कि अगर हम कॉलम वाइज जो आउटपुट ले रहे हैं, इनमें हर एक कॉलम का सम 1 के इक्वल है। ठीक है, इसको हम आप ऐड करें, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि ये हमारे पास 1 बने। ओके जी, नेक्स्ट अब हमने क्या किया? इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल में
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल में हमने लिखा और उस पर रॉ ऑपरेशन सारे परफॉर्म किए हैं। ठीक है, रॉ ऑपरेशन परफॉर्म इस तरह से किए हैं कि ये हमारे पास रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। हमें मुझे बार बार ये ऑपरेशन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिखे हैं साथ, या आप लोग नोट कर लें। ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म आ चुकी है। ओके जी, फर्स्ट कॉलम जो पीसी को शो कर रहा है इसको हमने इक्वेशन की शक्ल में लिखा, तो ये पीसी माइनस 0.94 पीएस, पहला कॉलम पीसी का था, फिर पीई का था, फिर पीएस का था, उसके हिसाब से हमने इक्वेशन लिखी। इसी तरह से सेकंड रो से हमने सेकंड इक्वेशन लिखी, और थर्ड रो सारी की सारी जीरो हो चुकी है, तो थर्ड रो मीन हमारा जो थर्ड वेरिएबल है पीएस वो फ्री बन चुका है। सो पी एस इज फ्री वेरिएबल, पी एस हमारा क्या हो गया, फ्री वेरिएबल हो गया। अब फॉर इक्विलिब्रियम सिस्टम द प्राइसेस वुड बी पी सी पी ई पी एस के जो आंसर्स हमारे पास आए हैं, पी एस एज अ फ्री वेरिएबल एज इट इज है, इनमें से पी एस कॉमन निकाला तो 0.94 0.84 और 1 ये इनकी प्राइसेस हैं, रुपीज में हैं तो इनके साथ रुपीज लिखेंगे, डॉलर्स में हैं तो डॉलर लिखें। Hence, the incomes and expenditures of each sector will be equal if output of coal is 94। यानी मैंने पॉइंट हटाया है, इस सारे को 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 0.94 की बजाय हमारे पास क्या बन गया, 94 रुपीज कह लें, 94 रुपीज हैं, इलेक्ट्रिक इज 85 रुपीज एंड स्टील इज 100 रुपीज। So these are the prices that will keep the system in equilibrium position। एक और हमारे पास एप्लीकेशन है हमारी रियल लाइफ से, नेटवर्क फ्लो। आप डेली देखते हैं रोड्स पे कितना रश होता है ट्रैफिक का, इधर से आ रही हैं उधर से जा रही हैं, डबल डबल रोड्स हैं, कितने सिग्नल्स हैं, और एक एक चौक पर ज़्यादा रोड्स भी निकल रहे होते हैं। तो उस नेटवर्क फ्लो में हमने सिस्टम का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना है कि कितनी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है और किस रेशो से आ रही है। द नेटवर्क ऑफ अ ट्रैफिक फ्लो इन व्हीकल्स पर ओवर सेवरल वन वे स्ट्रीट्स मीन कि एक साइड से ट्रैफिक आ रही है दूसरी साइड से जा रही है। During a typical early afternoon, determine the general flow pattern for network। अब इस नेटवर्क का हमने जनरल फ्लो पैटर्न बताना है किस तरह से। ओके जी, इसके लिए हमने ये जो इनके पॉइंट्स है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इनको हाईलाइट करना है। यूं समझ लें कि हमारे चौक है, ठीक है, ये ए चौक है, ये बी चौक है, ये सी चौक है और ये डी चौक है। अब एक चौक में हम खड़े हैं, ये एक चौक है, इसमें इधर से ट्रैफिक आ रही है, इधर से भी आ रही है, और इधर को जा रही है और इधर भी जा रही है। इन एरो साइन से हमें पता चलेगा कि ये इनपुट है, जो उसकी तरफ जा रहा होगा एरो साइन वो इन होगा। जैसे ये भी इधर इसमें जा रहा है, ये भी इसमें जा रहा है, ये दोनों क्या है, इन है। और जो इस पॉइंट से बाहर की तरफ एरो जा रहा है वो क्या है, आउटपुट है। तो इस ए पॉइंट पर, ए चौक पर 500 ट्रैफिक जो भी व्हीकल्स हैं, साइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ये जितने भी गिने हुए हैं, 500 इधर से आ रहे हैं, 300 इधर से जा रहे हैं, और हमें नहीं पता उनमें से कितने ये इधर जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे और कितने राइट साइड पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस सिस्टम, ये इस चौक का एक पूरा है कि इधर से कुछ ट्रैफिक आ रही है और इधर से कुछ जा रही है। अच्छा, अब दूसरी बात, जितनी ट्रैफिक इस चौक पर आ रही है उतनी ही ट्रैफिक बाहर निकल रही है, कुछ इधर को और कुछ इधर को। ये नहीं हो सकता। बिलफर्ज यहाँ से 5 चीजें आई हैं, मैंने छोटा नंबर लिया, 5 चीजें आई हैं और हम कहें कि 5 इधर चलेगी 5 इधर चलेगी, ये कैसे हो सकता है कि 5 व्हीकल्स आए हैं, 5 इधर चलेगा 5 उधर चलेगा, ये नहीं होगा। उन 5 में से या तो सारे 5 इधर चले जाएंगे या फिर सारे 5 इधर चले जाएंगे, या उनमें से 2 इधर चले जाएंगे और 3 इधर चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जितना उस एक चौक पर इनपुट है, जितना इनपुट है इनका सम, उतना ही जो आउटपुट हो रहा है उनका सम, ये इक्वल होते हैं।
क्लियर। एक चौक पर जितनी इनपुट ट्रैफिक होती है उनका सम और जितनी आउटपुट ट्रैफिक होती है उनका सम ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी तरह से बी चौक आप देखें, जो इसमें एंटर हो रही है, एक ये एंटर हो रही है, एक ये एंटर हो रही है, ये एग्जिट है, ये भी एग्जिट है। इन दोनों का सम, जो एंटर हो रही है उनका सम और जो एग्जिट हो रही है उनका सम एक दूसरे के इक्वल रख के हमने इक्वेशंस बनानी है। उसके बाद सी पे देख लें, सी पे इनपुट एक ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है और ये भी आउटपुट है। डी में हमारे पास इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, दो इनपुट है और एक आउटपुट है। ठीक है, ये सिंगल साइडेड है, चौक नहीं है, ये पूरा चौक नहीं है। ओके जी, अब हमने सबसे पहले क्या किया, एक टेबल जनरेट किया। टेबल जनरेट हमने कैसे किया, इनमें जितने भी इंटरसेक्शंस हैं यानी कि चौक हैं उनको लिखा। हमारे पास टोटल चौक हैं ABCD, 4 चौक आए हैं। अब 4 ए से स्टार्ट लें। ए में इनपुट एक तो 500 और इनपुट 300, तो ये देखें फ्लो इन जो उसमें आ रहा है 300 प्लस 500। उसके बाद फ्लो आउट, तो इक्वल साइन लगाएंगे, और फ्लो आउट एक तो यहाँ से ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, x1 प्लस x2, सो x1 प्लस x2, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ से ये हमने इक्वेशन भी लिखनी है। इसी को देखते हुए हमने इक्वेशन लिखी। सो ए चौक पर इक्वेशन हमारी ये बनी, इसमें x1 प्लस x2 है, बाकी वेरिएबल्स क्या हैं, 0 हैं। ये टोटल हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं, इनको भी चले हम बाद में देखते हैं, पहले बी पे आ जाए। बी चौक पर जो इन हो रही है, ये इन हो रही है, ये इन हो रही है, x2 प्लस x4, x2 प्लस x4 इक्वल, जो आउट हो रही है ये आउट हो रही है, ये आउट हो रही है, इन दोनों का सम इक्वल रखा। इसी तरह सी पर और डी पर हमने ये सारे रिलेशंस बना लिए। ओके जी, अब हमने देखा कि हमारे टोटल वेरिएबल्स 6 हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6, और हमारे जो इंटरसेक्शंस हैं वो कितने हैं, वो 4 हैं। 4 इक्वेशंस हमने यहाँ से लिखे, सारे वेरिएबल्स हमने सब में लिखने हैं। एक चौक में चाहे 2 वेरिएबल्स आ रहे थे x1 x2, बाकी वेरिएबल्स क्या हुए, बाकी वेरिएबल्स 0 हो गए उनमें, और इक्वल क्या बन गया, 800 बना, 300 प्लस 500 800। इसी तरह बी चौक पर जो मौजूद हैं वो आ गए और बाकी जो नहीं है उनकी जगह पे 0 आ गया, और इक्वल में हमारे पास कितना आया है, 300 है। ये इसी से हमने इक्वेशन लिखी है। इसमें x3 में इधर ले आई, इक्वल टू 300 रहा, तो x2 माइनस x3 प्लस x4 से ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। इसी तरह सी चौक पर ये हमारी थर्ड इक्वेशन बनी है, और डी चौक पर ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बनी है। ये तो थी हमारी चौक की, चौक्स की इक्वेशन, इंटरसेक्शंस की इक्वेशन बनी। एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन बनेगी, ये कहाँ से आएगी, ये पूरे सिस्टम की आएगी। पूरे सिस्टम की कैसे आएगी, जो इसमें इनपुट हो रहे हैं, ये देखिए बाहर बाहर से हमने देखना है, अंदर से नहीं देखना। इनपुट क्या है, 500 प्लस 300, ये भी इनपुट था, ये भी इनपुट है 400, ये भी इनपुट है 100। इन सब का सम इक्वल, इन सब का सम इक्वल, क्या क्या बन रहे हैं, मैं ये दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर रही हूँ। फुल नेटवर्क का फ्लो, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये भी इन है, ये भी इन है, इन 4 वैल्यूज का सम इक्वल। अब मैं दूसरे कलर से दूसरा हाईलाइट करूंगी, जो इस पूरे सिस्टम में से आउट हो रहा है। आउट क्या हो रहा है, एक तो ये हो रहा है, ये 600 आउट हो रहा है, और x3 आउट हो रहा है, और ये 300 आउट हो रहा है, और कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ब्लू कलर्स प्लस ब्लू, ब्लू सारे ऐड करने, और इक्वल क्या करने, येलो सारे ऐड करने। तो इससे हमारे पास एक फिफ्थ इक्वेशन बनी। तो ये देखें, ये सारे हमारे जो इनपुट थे इक्वल, ये सारे क्या हैं, आउटपुट है। इससे हमारे पास एक इक्वेशन बनी है। अब हमने इस सिस्टम को लिखा इन टर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में देखें, नेटवर्क फ्लो में अमूमन हमारे सिस्टम ऐसे ही बनते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती, 1 ही होते हैं। उनको डायरेक्टली आप रिड्यूस एशेलन फॉर्म में 1-2 स्टेप्स में ही बना लेते हैं।
तो यहाँ मैंने सारे स्टेप्स नहीं लिखे, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है बाय रो रिडक्शन। सारी रो रिडक्शन इस पे लगाई, जैसे यहाँ पे 1 के नीचे 0 बनाया, उसके बाद सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 छोड़ के उसके नीचे भी 0 बनाया, उसके ऊपर भी 0 बना ले, नीचे ऑलरेडी 0 है ऊपर बस 0 बनाया। उसके बाद थर्ड रो का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, उसको देखा हमने, वो ये वाला है, उसके ऊपर 0 बना दिया। ठीक है, अच्छा इसमें ये भी है, ये देखें, फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट पे आ गया, सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट सेकंड पे आ गया, थर्ड वाले का लीडिंग एलिमेंट फोर्थ प्लेस पे जा रहा है, जबकि जो लास्ट वाली रो है उसका लीडिंग एलिमेंट थर्ड पर है। इसका मतलब है इस रो को यहाँ पर होना चाहिए, हम इस रो को भी यहाँ शिफ्ट करेंगे। ये भी हमने करना होता है रिड्यूस एशेलन फॉर्म में, कि हमारी अरेंज क्या बने, इस तरह की स्टेट्स की शक्ल में बने। अगर नीचे कहीं पड़ा होगा हमने उसको ऊपर शिफ्ट करना है, जैसे यहाँ पर हमें नजर आ रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है। क्लियर? बिल पर यहाँ भी नहीं होता तो फिर हमारा गुजारा इसी के साथ ही चल जाता, हम फिर किसी और को ना देखते हैं। इस 1 के बाद ये 1 है, फिर हम ये नीचे वाला जा रहे नहीं, फिर हम इसको ही देखेंगे। इनके ही ऊपर नीचे हमने जीरो बनाने हैं, जो जिस रो का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है उसके ऊपर नीचे जीरो बनाने हैं। तो आप देखें, फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट उसके नीचे 0 बन चुके हैं, सेकंड रो का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ये है, उसके ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बन चुके हैं। थर्ड रो का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ये है, उसके ऊपर भी 0 नीचे भी 0 है। और फोर्थ रो का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ये 1 है, उसके ऊपर 0 बन चुके हैं, नीचे कोई और रो नहीं है। ओके जी, यहाँ से ये हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया, x1 प्लस x5, ये x1 का कॉलम है, ये x2 का, x3 का, x4 का, x5 का, x6 है। यहाँ से x1 प्लस x5 इक्वल 600, ये हमारे पास इक्वेशन बनी। सेकंड रो से जो जो वेरिएबल्स हैं, x1 एब्सेंट है, x2 ये 3 4 5, x2 माइनस x5 इक्वल 200 हो गया। उसके बाद थर्ड रो से हमने x1 x2 0 हो गया, x3 आया, x3 बाकी भी 0 हो गया इक्वल टू 400, ये बन गया। उसके बाद लास्ट रो से x1 x2 x3 0 है, x4 और x5 आए हैं और x6 भी 0 हो गया, तो x4 प्लस x5 इक्वल टू 500, ये हमारे पास बन गई है, ये सोल्यूशन आया। अब हम इसको फ्री पैरामीट्रिक की फॉर्म में, आप देखें फ्री पैरामीटर कौन से इसमें बन रहा है, जो सब में इन्वॉल्व हो रहा है, x5 सब में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्री पैरामीटर। तो x1 का जो सोल्यूशन बनेगा वो 600 माइनस x5 है, x2 का सोल्यूशन बना 200 प्लस x5 और x3 400 के ही इक्वल है, और x4 का आंसर बना 500 minus x5. So this is the required solution of the network plan. अब x5 इसमें जितना हो, जितने व्हीकल्स होंगे, तो इसका ये मतलब है कि इस साइड पर x1 जहाँ पर भी मेंशनड है उस साइड पर इतनी ट्रैफिक है, x2 जिस साइड पर है उस साइड पर इतनी ट्रैफिक है, x3 वाली साइड पर इतनी ट्रैफिक है और x4 वाली साइड पर इतनी ट्रैफिक है। इनसे रेलिवेंट एग्जाम्पल जो है नेटवर्क फ्लो की, आपने बुक से देखनी है और मुझे इन्फॉर्म करना है।